किया। क्यों आया नहीं? एग्जाम्स का पढ़ रही थी। क्वेश्चन क्या था जरा एक बार मुझे रिमाइंड कराना। एक ग्लास स्लैब था, उस ग्लास स्लैब की थिकनेस कितना दिया था बेटा? 5 centimeter. 5 centimeter. In front of that there was an offset at a distance of 36 centimeter. कितना? 36 centimeter. Okay. And the reflective index of glass was 4/3. आपसे पूछा गया था what will be the position of the final image. Anybody else? किसी और ने किया? रुद्राक्ष, अगम, भव्या? Sir, I have tried it. फिजा? हाँ बेटा, Yes, क्या हो गया? sir. हो गया ना? Yes, sir. I have done it. I have tried it. Like Okay, you have tried this. What was the answer? 38.5 centimeter In front of the glass slab or behind the glass slab? behind the glass slab. Okay, let's see how to solve this question. इमेज फॉर्मेशन के लिए सबसे पहले एक लाइट है तो बिल्कुल सीधे जाएगी विदाउट एनी रिफ्रैक्शन को वापस हो जाएगी। आपको बताया था मैंने पिछली क्लास में कि अगर कोई लाइट है किसी सरफेस के परपेंडिकुलरली इंसिडेंट हो रही है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल रिट्रेस एक्चुअल पाथ, अपने एक्चुअल पाथ को रिट्रेस कर लेगा। दूसरी रे हमें लेना है कुछ इस तरह से, जैसे कि कुछ एंगल पर हमने लिया है। अब देखो बेटा यहाँ पर होने क्या वाला है, सबसे पहले इस वाले सरफेस से फर्स्ट सरफेस से रिफ्रैक्शन होगा। ठीक है, फर्स्ट सरफेस से सबसे पहले क्या होगा? रिफ्रैक्शन होगा। तो फर्स्ट सरफेस से रिफ्रैक्शन अगर हम कराएंगे तो द रे इज गोइंग फ्रॉम रियल टू डेंसर मीडियम, दैट्स व्हाई इट विल बेंड टुवर्ड द नॉर्मल। तो ये टुवर्ड द नॉर्मल बेंड करके पहुंच गया सेकंड सरफेस। अब सेकंड सरफेस पर सबसे पहले क्या होगा बेटा? रिफ्रैक्शन। मतलब इस सेकंड सरफेस को मैं थोड़ा सा सेपरेट आउट करूं, ये ग्लास स्लैब कुछ इस तरह से बिहेव कर रहा होगा। एक ग्लास स्लैब है और इसके साथ एक मिरर कंबाइन करके रखा गया है। ठीक है ना? तो जो लाइट है यहां से पहुंच रही है ये रिफ्लेक्ट होगी और रिफ्लेक्ट होने के बाद ये फिर से क्या होगी बेटा? रिफ्रैक्ट होगी। मतलब इस वाले सर्फेस से क्या होगा? आप ये बोल सकते हो कि फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड तीन सरफेस का कॉम्बिनेशन है। सबसे पहले फर्स्ट सरफेस से क्या होगा? रिफ्रैक्शन। सेकंड सरफेस से क्या होगा बेटा? रिफ्लेक्शन, क्योंकि सेकंड सरफेस को आपने क्या किया? पॉलिश कर दिया। और फिर जब ये रिफ्लेक्शन होगा तो ऑब्वियसली यू नो दैट जितने एंगल पर इंसिडेंट हुआ है उतने एंगल पर ये रिफ्लेक्ट होता है। ठीक है, तो इसको हमने रिफ्लेक्ट करा करके यहाँ पर ले। अब यहाँ पर इसका फिर से क्या होगा? रिफ्रैक्शन। अब ये रेयर से डेंसर मीडियम में, डेंसर से रेयर मीडियम में जा रहा है, इट मींस अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और यहाँ पर कहीं पर आकर के इमेज बनेगा। रे डायग्राम आपको क्लियर हुआ क्या? बोलो बेटा, रे डायग्राम क्लियर हुआ? सबसे पहले फर्स्ट सरफेस से, सर योर वीडियो इज फास्ट एंड योर वॉइस इज क्रैकिंग। क्या बेटा ऑडियो वीडियो में प्रॉब्लम है क्या? इज देयर एनी प्रॉब्लम इन ऑडियो एंड वीडियो? नो सर। का बेटा आपका नेटवर्क इशू होगा आज का, तो देख लेना, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अपलोड कर दूंगा शाम तक। आज का वीडियो करता हूँ। ओके, तो ये जो ग्लास स्लैब मैंने यहाँ पर रखा, इसमें सबसे पहले क्या होगा? लाइट भी जाएगा, फर्स्ट सरफेस से रिफ्रैक्शन होगा, सेकंड सरफेस से रिफ्लेक्शन होगा, वापस आते वक्त अगेन फर्स्ट सरफेस से क्या होगा? रिफ्रैक्शन होगा, फाइनल इमेज आपके यहाँ पर मिलने वाली है। क्या बेटा? सर जो नीचे वाला जो सरफेस है वो भी पॉलिश्ड है? नहीं, ये तो वो सरफेस है जहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा गया है। ये तो वो इंटरफेस है जहाँ पर ऑब्जेक्ट को रखा गया है। सिर्फ ये वाला सरफेस पॉलिश है। यस सर। ठीक, चलो अब देखते हैं। तो यहाँ पर फॉर फर्स्ट रिफ्रैक्शन, जो पहला रिफ्रैक्शन हो रहा है एट सरफेस 1, इसकी बात करते हैं बेटा।
जब फर्स्ट रिफ्रैक्शन होगा, बड़े वाले सरफेस पर रिफ्रैक्शन होगा, देन व्हाट यू विल डू, आप बोलोगे दिस इज द ग्लास स्लैब, ये ग्लास स्लैब है जिसकी वजह से इसकी पोजीशन में क्या होगा बेटा, चेंज आएगा। ऑब्जेक्ट कहां है, रेयर मीडियम में, देखना कहां है, डेंसर मीडियम में। तो द shift produced by glass slab, ग्लास स्लैब जो सिर्फ प्रोड्यूस करेगा बेटा वो का कितना आएगा बेटा, T इज इक्वल टू, आपको याद होगा T1 माइनस 1 अपॉन 1 into, याद है ये फॉर्मूला बताया था पिछली क्लास में, राइट? यस सर। अब इसमें जो 1 into लिखा था वो बेसिकली ये 1 माइनस 2 n1 था, मतलब जो लाइट रे था वो सेकंड से फर्स्ट में जा रहा था, लाइट रे का मोशन किधर था बेटा, सेकंड से फर्स्ट मीडियम, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही सिचुएशन है, सेकंड से फर्स्ट मतलब यहाँ पर इसमें से इसमें जा रहा है, इसमें से इसमें जा रहा है, इसका मतलब क्या है बेटा, यहाँ पर हमें क्या लिखना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम या फिर दिस मीडियम, बताओ क्या लिखोगे आप, सिर्फ बताओ जल्दी से कितना आएगा। डी तो चलो ये थिकनेस हो गया 5 सेंटीमीटर का, 1 माइनस 1 अपॉन 1 into की जगह आप क्या लिखोगे, 4/3 या 1 अपॉन 4/3, बोलो बेटा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जगह 4/3 लिखोगे या 1 अपॉन 4/3 लिखोगे, भाई किस मीडियम से जा रहा है, एयर से ग्लास में जा रहा है, चलो इसको ऐसे लिखते हैं 1 माइनस 2n1 लिखते हैं। तो 2n1 आपको याद है जब मैंने डेरिवेशन कराया था, ये वाला मीडियम मैंने n2 लिया था, ये n1 लिया था, लाइट रे यहां से यहां गया था, मैंने 2n1 लिखा था, डेंसर से रेयर में गया था 2n1 लिखा था, यहाँ पर लाइट रे कहां जा रहा है बेटा, एयर से ग्लास में जा रहा है, एयर से ग्लास में जा रहा है, तो Ang लिखेंगे उसको, 2n1 को लिख देंगे Ang, आप इसको लिखेंगे T 5 टाइम्स ऑफ 1 माइनस 4/2, बोलो सही लिखा है, 1 अपॉन 4/3 नहीं बेटा, हाँ 1 अपॉन 4/3, ठीक है आपने सही बोला 1 अपॉन 4/3। अब इसको हम लिखेंगे T इज इक्वल टू 5 3 माइनस 4 अपॉन 3, तो कितना आ गया माइनस का 5/3, माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है बेटा, माइनस ये इंडिकेट कर रहा है कि इसका सब्स्टिट्यूट थोड़ा सा और पहले हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा कहीं पर, ठीक है ना। जो ऑब्जेक्ट है, जब आप ऑब्जेक्ट को यहाँ से देखोगे, एक सेकंड यहाँ नहीं आएगा, जब आप ऑब्जेक्ट को डेंसर मीडियम से देखोगे तो ये ऑब्जेक्ट क्या होगा, थोड़ा सा पीछे चला जाएगा, आपको याद है ना, जब आप डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में, मतलब जब फिश ने बर्ड को देखा था तो बर्ड और आगे चला गया था, ठीक है ना, और जब बर्ड ने फिश को देखा था तो फिश और ऊपर आ गया था, ऐसी सिचुएशन होती है बेटा, तो वही सिचुएशन यहाँ पर भी है, सेम सिचुएशन। उस सिचुएशन में क्या है, क्योंकि आप यहाँ से ऑब्जेक्ट को देख रहे हो तो इसकी इमेज थोड़ा सा माइनस का मतलब क्या होगा, इस तरफ को शिफ्ट होगा, तो जो इमेज फॉर्म बाय द फर्स्ट इमेज होगा, फर्स्ट मिरर होगा, वो आ जाएगा कितना, यहाँ पर आप लिखोगे I1, ठीक है, तो आप लिखोगे सो I1 की पोजीशन फ्रॉम सरफेस टू, फ्रॉम सरफेस टू, देखो ग्लास टाइप का काम था इसको शिफ्ट करना, इमेज की पोजीशन को शिफ्ट करना, उसने शिफ्ट कर दिया, कितना शिफ्ट किया बेटा 5/3 सेंटीमीटर, माइनस का मतलब किधर शिफ्ट किया, इधर, अवे फ्रॉम द स्लैब, away from the slab because you are seeing it from object, because object is in rear medium, सीधे सीधे ऐसे याद रखो, जब ऑब्जेक्ट हमारा डेंसर मीडियम में था तो अपरेंट हाइट क्या हो गया था, फ्रॉम ऊपर आ गया, वही ऑब्जेक्ट हमारा रेयर मीडियम में होता क्या होता बेटा, और दूर चला जाता ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, जब आप रेयर से डेंसर में देखते हो तो ऑब्जेक्ट पास में आता है, और जब आप डेंसर से रेयर में देखते हो तो ऑब्जेक्ट दूर जाता है, तो वही सिचुएशन यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया बेटा, ऑब्जेक्ट रखा गया रेयर मीडियम में, यू आर सीइंग इट फ्रॉम दिस ग्लास स्लैब, दैट्स व्हाई the image will back off, पीछे की तरफ आ जाएगा, ठीक है, from surface to, तो I1 from surface to, अब क्योंकि इसका काम खत्म, इसका रिफ्रैक्शन हो गया, इसका काम खत्म, अब दूसरे सरफेस का काम शुरू हो रहा है, तो अब दूसरे सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट कौन है, और ये वाला मेन ऑब्जेक्ट तो ग्लास स्लैब के लिए था, दूसरे सब्जेक्ट सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट कौन है बेटा, I1, ठीक है, दूसरे सब्जेक्ट सरफेस के लिए जो ऑब्जेक्ट है वो है I1, तो I1 की डिस्टेंस निकालो,
आप लिखोगे 36 प्लस 5/3 प्लस 5 सेंटीमीटर। देखो डायरेक्ट 36 था, 5/3 है और 6 हो गया और 5 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस है। टोटल डिस्टेंस I1 की सरफेस टू से कितनी आ गई बेटा? 36 प्लस 5/3 प्लस 5। So how much it is going to be equal to 36 plus So from surface के बाद आपने 2 क्या लिखा है? वो सिर्फ 2 ही आएगा? कहाँ पर, किस जगह पर? From surface. So I1 from surface 2। yes. जो पॉलिश सरफेस है, इस पॉलिश सरफेस से इमेज I1 कितनी डिस्टेंस पर है? समझ आया? सर आपने लास्ट में क्या लिखा है? 128/3। ओके सर। बोलो क्या सबको समझ आया? Yes, yes sir. गुड। अब देखो प्लेन मिरर की खासियत क्या होती है? प्लेन मिरर के सामने जितने डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट है उसके उतना ही पीछे इमेज भी बनता है, होता है? यस सर। तो अब देखो सेकंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट कहाँ है बेटा? 128/3 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर। तो इस I1 की जो इमेज बनेगी I2 वो बनेगी पीछे, बिहाइंड द ग्लास स्लैब के पीछे बनेगा बेटा। और कितने डिस्टेंस पर बनेगा? 128/3। हालांकि इसकी कोई जरूरत नहीं हमें, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये यहाँ पर I2 आएगा बेटा, जो कि यहाँ से 128/3 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर होगा। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट वाले सरफेस की वजह से जो इमेज बनती है वो यहाँ पर बन रही है। जो ग्लास स्लैब है, ग्लास स्लैब की वजह से जो इमेज बनती है वो यहाँ पर बन रही है। अब ये इमेज इस सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो जितने डिस्टेंस पर ये इमेज है उतने ही डिस्टेंस पीछे यहाँ पर क्या बनेगा? इसकी इमेज बनेगी I2। एंड नाउ दिस I2 विल एक्ट एज ऑब्जेक्ट फॉर दिस सरफेस। कौन सा सरफेस बेटा? वापस जब ये आएगा ना, वापस अब ये क्या हो रहा है? डेंसर से रेयर आ रहा है। देखो पहले लाइट में रेयर से डेंसर जा रही थी, अब लाइट क्या है बेटा? डेंसर से रेयर आ रहा है। तो अब हम यहाँ पर फ्रॉम थर्ड सरफेस लिखेंगे शिफ्ट फ्रॉम थर्ड सरफेस। थर्ड सरफेस से शिफ्ट कितना आएगा? देन यू विल राइट डाउन t इक्वल टू t। तो ये 5 सेंटीमीटर 5 लिखा हमने यहाँ पर 1 माइनस, अब यहाँ पर क्या लिखेंगे बेटा? 3/4, क्योंकि अब डेंसर से रेयर जा रहा है। अब क्या हो रहा है? डेंसर से रेयर जा रहा है। तो अब इस केस में क्या हो जाएगा? 5/4 सेंटीमीटर। कितना शिफ्ट हुआ बेटा? प्लस का शिफ्ट हुआ। इसका मतलब क्या है कि ये जो है ये इमेज थोड़ा और पास में आएगा। ठीक है ना, थोड़ा और पास में आएगा। तो अब जो यहाँ पर टोटल डिस्टेंस हो जाएगा उसको आप क्या लिखेंगे? तो IP will be formed behind the mirror, क्योंकि केवल कितना शिफ्ट हो रहा है बेटा? ये यहाँ से केवल कितना शिफ्ट होगा? इस तरफ कितना? 5/4 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पर बनेगा IP एंड आप लिखोगे बिहाइंड द मिरर एंड इसकी डिस्टेंस हो जाएगी 128/3 माइनस 5/4। इसको सॉल्व करो तो आएगा 1 हो जाएगा। अब बताओ आपको समझ आया? देयर वेयर 3 सरफेसेस और 3 सरफेसेस में 2 में रिफ्रैक्शन, एक पर रिफ्लेक्शन। थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन था, बट Sir, could you please explain it again? फ्रॉम फर्स्ट स्टेप Yes sir. अगेन हियर इट इज एन ऑब्जेक्ट, दिस इज द ग्लास स्लैब। इस ऑब्जेक्ट से लाइट में चलेगा, ट्रेवल करेगा, पहले वाले सरफेस से रिफ्रैक्ट होगा। मतलब पहले क्या होगा? दिस ग्लास स्लैब कैन बी कंसीडर्ड एज अ ग्लास स्लैब एंड अ मिरर। एक ग्लास स्लैब और एक मिरर की जैसे आप इसको कंसीडर कर सकते हो बेटा। तो सबसे पहले इसमें क्या हो रहा है? रिफ्रैक्शन हो रहा है, लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में जा रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है। आफ्टर दैट रिफ्लेक्शन हो रहा है फ्रॉम द सेकंड सरफेस से रिफ्लेक्शन हो रहा है एंड आफ्टर दैट अगेन रिफ्रैक्शन हो रहा है फ्रॉम द फर्स्ट सरफेस।
बोलो बात समझ आ रही है? यस सर। ठीक है, तो सबसे पहले हमने फर्स्ट सरफेस के लिए फॉर्मूला लगाया। फर्स्ट सरफेस ने कितना शिफ्ट प्रोड्यूस किया, हमने यहाँ पर लिखा d1 - 2n1। 2n1 का मतलब होता है कि लाइट रे इज गोइंग फ्रॉम सेकंड टू फर्स्ट मीडियम, दैट्स व्हाई n1/n2। यहाँ पर क्या है बेटा, लाइट इज गोइंग फ्रॉम एयर टू ग्लास, इट मींस दैट A and G, दैट इज refractive index of glass 1, refractive index of air, that is 4/3, 1 - 4/3। ये है बेटा नेगेटिव में -5/6 सेंटीमीटर। नेगेटिव आने का मतलब ये हुआ कि जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट की इमेज और पीछे बनेगी, इट विल नॉट कम टुवर्ड्स द ग्लास स्लैब, बल्कि क्या होगा, इससे थोड़ा और पीछे शिफ्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट की पोजीशन 128/3 सेंटीमीटर है। जो फर्स्ट रिफ्रैक्शन है, ये आपको समझ आया? यस सर। Similarly, now this I1 is going to act as a object for the second surface, which is a mirror. ठीक है ना? अब मिरर के केस में आपने पढ़ा है कि जितने फ्रंट पर, जितने सामने ऑब्जेक्ट रखा होता है, उतने ही पीछे इमेज बनता है। तो इस मिरर से इसकी डिस्टेंस 5/3, 36 एंड 5, टोटल आइडिया बेटा 128/3 आ रहा है। ठीक है, तो ये इमेज यहाँ से 128/3 पीछे बनेगा, दिस I2। ठीक है, and now this I2 is going to be act as object for the second refraction। जब दोबारा रिफ्रैक्शन होगा, जब लाइट वापस आ रही होगी इस सरफेस पर, तो दोबारा रिफ्रैक्शन होगा, तो उसके लिए ऑब्जेक्ट कौन होगा बेटा, I2 होगा। ठीक है, तो I2 के लिए हमने यहाँ पर निकाला सिर्फ कितना आएगा। तो सबसे पहले थिकनेस तो यही थी, ये सारा हमने फॉर्मूला लगाया और पता चला 5/4 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द ग्लास स्लैब। पॉजिटिव आ रहा है बेटा, टुवर्ड्स द ग्लास स्लैब। तो ये जो I2 था, ये I2 शिफ्ट होकर के यहाँ पहुंच गया इस जगह पर। I3 की पोजीशन पर कितना शिफ्ट हुआ, 5/4। तो टोटल कितना पीछे बना था बेटा, ये 128/3, उसमें से 5/4 माइनस कर दो, यू विल गेट द फार्मूला। बोलो समझ आया? यस सर। हाँ ठीक, बाकी लोग भाई समझ आया क्या? Yes, sir. Yes, sir. चलो ठीक है, ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन था, थोड़ा लेवल इसका ज्यादा था, बट स्टिल अब आपको समझ आ गया होगा कि इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो हाउ टू अटेम्प्ट दैट। वैसे आएंगे नहीं अभी तो आपका सिलेबस रिड्यूस ही किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक होने वाला बेटा वो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो आज हम लोग बात करेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की, और उस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर बेस्ड कुछ फेनोमेनन की बातें भी हम लोग करेंगे। नेचुरल फेनोमेनन क्या होते हैं CIR के ऊपर जो बेस्ड। अच्छा, आपको ये भी पता होगा कि जो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार है वो क्यों होता है? ट्विंकलिंग ऑफ स्टार क्यों होता है? तो बताएगा? Sir, could you please repeat? Twinkling of star. Why? Why star twinkling? Twinkling of star का रीजन क्या है? Say due to refraction of light. Due to refraction of light, बिल्कुल। जब लाइट रे स्टार से हमारी आइज पर आ रही होती है तो स्टार्टिंग में वैक्यूम होता है, वैक्यूम से फिर वो एटमॉस्फेयर में एंटर करता है, तो रेयर से डेंसर, कभी डेंसर से रेयर, क्योंकि हर सरफेस, हर लेयर का जो एटमॉस्फेयर की डिफरेंट लेयर्स हैं, डिफरेंट लेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम नहीं है बेटा, किसी का कम है किसी का ज्यादा है। तो इसकी वजह से क्या होता है, रिफ्रैक्शन की वजह से जो फाइनल पोजीशन होती है स्टार की, वो हमारी आई एक्यूरेटली डिटेक्ट नहीं कर पाती। उसको कभी लगता है वो यहाँ है, कभी लगता है वो वहाँ है। तो इस वजह से जो स्टार होते बेटा वो ट्विंकल करते हुए दिखाई पड़ते हैं, बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट। ओके, तो अभी हमें यहाँ पर बात करना है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की। ये एक अलग तरीके का रिफ्रैक्शन होता है बेटा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और अभी आपने इससे पहले जब रिफ्लेक्शन पढ़ा था तब वहां पर मैंने आपको बताया, एक्सप्लेन किया था कि कभी भी 100% लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होगी किसी भी मिरर से। किसी भी मिरर पर इंसिडेंट होने वाली लाइट कभी भी 100% रिफ्लेक्ट नहीं होती, बट देयर इज अ मेथड टू रिफ्लेक्ट द लाइट 100%। अगर आप लाइट को 100% रिफ्लेक्ट कराना चाहते हैं तो हमारे पास एक मेथड होता है, दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन।
अब इसको समझते हैं ये होता क्या है, फिर इसके ऊपर जो बेस्ट नाम मैंने हम उसकी बात करेंगे। मान लीजिए बेटा ये कोई एक इंटरफेस है एंड हियर इट इज डेंसर मीडियम, ये नीचे इसके क्या है बेटा डेंसर मीडियम है, ऊपर क्या है रेयर मीडियम, ठीक है ना। ये डेंसर मीडियम हो गया, रेयर मीडियम हो गया, और यहाँ पर हमने एक ऑब्जेक्ट को रखा बेटा, दिस इज द ऑब्जेक्ट। अब आपको पता है कि अगर कोई लाइट रे बिल्कुल स्ट्रेट आएगा इस तरह से, तो ये बिना किसी रिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन के सीधे निकल जाएगा विदाउट एनी रेडिएशन, ठीक है बेटा। अगर लाइट रे किसी इंटरफेस पर परपेंडिकुलरली इंसिडेंट हो रही, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है बेटा 0, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी क्या हो जाएगा 0, और लाइट रे बिल्कुल सीधे दूसरे मीडियम में पास कर जाएगा, ठीक है, टेंसर से रेयर। अब अगर मैं इसको थोड़ा एंगल पर टिल्ट करूं और मैं आपसे बोलूं कि देयर इज सम एंगल ऑफ इंसिडेंस नाउ, सो यू विल नीड अ नॉर्मल, आपको एक नॉर्मल की जरूरत पड़ेगी बेटा। हमने यहाँ पर एक नॉर्मल बनाया, ठीक है। ये नॉर्मल जो है कुछ एक एंगल बना रहा है यहाँ से, नॉर्मल जो है क्या कर रहा है, कुछ एक एंगल बना रहा है यहाँ से, ठीक है। अब जब ये डेंसर से रेयर में जाएगा तो क्या होगा बेटा, वेयर इट विल बेंड, जब ये डेंसर से रेयर में जाएगा तो किस तरफ बेंड होगा, बोलो बेटा, आवाज आ रही मेरी? यस सर। तो बताओ फिर, जब लाइट रे डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगा तो किधर बेंड होता है, नॉर्मल अवे फ्रॉम द नॉर्मल ना, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, कुछ इधर बेंड होगा। अगर मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज कर दिया, एंगल ऑफ इंसिडेंस को मैंने बढ़ा दिया बेटा, अब क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी तो इंक्रीज कर जाएगा कुछ इस तरह से, बात समझ में आ रही है? यस सर। जब लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जाता है इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब अगर मैंने डेंसर मीडियम में एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज करना शुरू कर दिया, एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाने लगे, ठीक है ना, अगर हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज करना शुरू कर दिया, देन तुम लोग ध्यान करोगे, देन क्या होगा बेटा, जो लाइट रे है इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, मतलब इसका जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है इट विल आल्सो स्टार्ट इंक्रीजिंग। एंगल ऑफ इंसिडेंस आपने 20 रखा और मान लो आर आपको 30 मिला, तो जब आप इसको 20 से 25 करोगे 38 हो जाएगा, जब आप इसको 30 करोगे 45 हो जाएगा। इस तरह से जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस आप डेंसर मीडियम में इंक्रीज करते हो, रेयर मीडियम में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है बेटा, इंक्रीज करना स्टार्ट हो जाता है। सो दैट्स व्हाई वी कैन से और वी कैन ऑब्जर्व दैट देयर एक्सिस्ट्स एन एंगल, एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है बेटा डेंसर मीडियम में for which the angle of refraction becomes 90 degree। 90 डिग्री का मतलब समझते बेटा ये इस तरह से, मतलब हमने एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस यहां पर निकाला I, इसको मैंने मार्क किया IC से, ठीक है ना। There exists an angle of incidence in the denser medium for which the angle of refraction in the rarer medium becomes 90 degree। और एग्जिस्ट कर रहा है बेटा, देखो समझ आ रहा है कि ये लाइट रे बिल्कुल इस तरह से, जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस आप बढ़ाते हैं ये बेंड होता गया, एक सिचुएशन आएगा जब इस सरफेस के अलाउंग निकल जाएगा। दिस इज कॉल्ड द ग्रेजिंग इमर्जेंस, किसी बुक में इसको ग्रेजिंग इमर्जेंस के नाम से भी लिखा जाता है, ग्रेजिंग इमर्जेंस, ओके, ठीक है बेटा। तो दिस इज कॉल्ड द क्रिटिकल एंगल, इसको हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल, ठीक है, दिस इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। तो किसी भी डेंसर या डेंसर और रेयर इंटरफेस के लिए देयर ऑलवेज exists a critical angle for which the angle of refraction in the rarer medium becomes 90 degree. Now if again we are going to increase the angle of incidence greater than the critical angle, अब अगर मैंने critical angle से भी ज्यादा angle of incidence यहाँ पर कर दिया, then the 100% of light get reflected back into the denser medium. 100% of light will get reflected back into the denser medium. Means जितनी की जितनी लाइट थी वो सारी की सारी लाइट क्या होगी बेटा,
वापस आ गई डेंसर मीडियम, एंड दिस फिनोमेनन इज नोन एज द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इस फिनोमेनन को हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बोलो समझ आया? Yes, sir. यस सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा बोलो। सर आपने क्रिटिकल एंगल क्या लिखा है? आई इज इक्वल्स टू आईसी लिखा है बेटा, और अभी इसकी डेफिनेशन लिखवाऊंगा, पहले इसको आप समझ लीजिए, फिर इसके बारे में मैं डिटेल में लिखवाता हूँ। तो बात समझ आई? जब कभी भी लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगा, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर को भागेगा। ये आया लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में नॉर्मल से दूर चला गया। आपने क्या किया, डेंसर मीडियम में एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज करना स्टार्ट कर दिया। पहले 20 डिग्री पे इंसिडेंट कराया, फिर 30 पर, फिर 40 पर, फिर 45 पर। इस तरह से आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज कराना स्टार्ट कर देंगे, तो देयर एग्जिस्ट an angle of incidence in the tensor medium for which the angle of refraction in the rarer medium becomes 90 degree. ठीक है ना? And that angle of incidence is known as the critical angle. And after that, beyond that, if you are going to increase the angle of incidence, if the angle of incidence in the tensor medium is greater than the critical angle, यहाँ पर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि here the angle of incidence is greater than the critical angle. So if angle of incidence is going to be equal to the critical greater than the critical angle, then 100% of light get reflected back into the denser medium, and that phenomenon is called the total internal reflection. किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? समझ आया? Yes, sir. अगम, रुद्राक्ष, रुद्रांश, सबको समझ आ रहा है? Yes, sir. ठीक है, चलो। तो अब इसमें आप क्रिटिकल एंगल का डेफिनेशन लिख लो नीचे, इस डायग्राम में ठीक नीचे क्रिटिकल एंगल का डेफिनेशन लिखो। क्रिटिकल एंगल का डेफिनेशन लिखो बेटा, क्या होगा? The angle of incidence in the denser medium, the angle of incidence in the denser medium for which the angle of refraction, for which the angle of refraction becomes 90 degree in the rarer medium. Out. सर फिर से रिपीट करना। The angle of incidence in the denser medium, the angle of incidence in the denser medium for which the angle of refraction in rarer medium becomes 90 degree, known as critical angle, ठीक है? चलिए अब हम लोग बात करते हैं अगली। मान लीजिए जो डेंसर मीडियम में बेटा, इस डेंसर मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो n2 है, और रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है। So we are going to talk about the relation between relation between refractive index and critical angle. What will be the relation between the refractive index and the critical angle? तो refractive index और critical angle के बीच में क्या रिलेशन होगा बेटा, यहीं से देखते हैं। ये आपके पास डायग्राम बना हुआ है, इसमें देखो आपको क्रिटिकल एंगल दिखाई पड़ रहा है फॉर दिस रे। इस रे के लिए ये क्रिटिकल एंगल था बेटा, ये जहां से ये ग्रेजिंग इमर्जेंस हुआ, ठीक है? I is equals to IC, I is
इक्वल्स टू IC, मतलब ये क्रिटिकल एंगल हो गया बेटा। और इस क्रिटिकल एंगल के लिए आपको दिखाई पड़ रहा है कि जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो कितना है, 90 डिग्री। ठीक है, तो ये जो हमारा है क्रिटिकल एंगल का सिचुएशन यहाँ पर जो है, इस केस में अगर आप रिलेशन फाइंड आउट करोगे, यू आर गोइंग टू अप्लाई द स्नेल लॉ एट दिस पॉइंट। आप उस पॉइंट पर स्नेल लॉ लगाओगे बेटा, और आप लिखोगे sin IC अपॉन sin 90, क्योंकि बेटा जब क्रिटिकल एंगल होगा तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो sin IC अपॉन sin 90 इट विल बी इक्वल टू, किस मीडियम से जा रहा है बेटा, 2 से 1 में जा रहा है, आप लिखोगे 2 and 1। 2 से 1 मतलब डेंसर से रियल में जा रहा है, इसलिए आपने क्या लिखा, 2 and 1। सो sin IC sin 90 का होता है बेटा 1, तो sin IC जो आपको मिल रहा है इज गोइंग टू बी इक्वल टू 1 अपॉन 1 and 2। या आपकी बुक में सिर्फ ऐसे लिखा होगा sin IC इक्वल्स टू 1 अपॉन n, क्योंकि इसमें क्या होता है, बुक में आपसे हमेशा ये माना जाता है कि जो मीडियम 1 है वो एयर है, हमेशा ऐसा एज्यूम करके चलते हैं बुक्स में, ठीक है ना, इसलिए सीधे सीधे n लिख देते हैं। बट इट विल बी मोर एक्यूरेट इफ यू विल राइट 1 अपॉन 1 and 2, क्योंकि जरूरी नहीं कि हमेशा 2 से 1 में जाएगा तो 1 वाला एयर ही, ऐसा हो सकता है कि ग्लास से वाटर में जा रहा है, तब क्रिटिकल एंगल के आपको यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा बेटा, WNG, मतलब इधर पर रेयर मीडियम, इधर पर डेंसर मीडियम। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम लिखा होगा। So this is the relation. In some books you can see it will be written as IC equals to sin inverse 1 upon 1 n, ऐसे भी लिखा होगा बेटा, लेकिन अभी आपने इनवर्स ज्योमेट्रिक फंक्शन नहीं पढ़ा तो शायद ऐसा ना लिखा हो, या शायद ये टॉपिक ही ना हो आपको। But still, I hope that आपको समझ आया कि what is the relation between the critical angle and the refractive index. बोलो समझ आया बेटा? Yes, sir. Yes, sir. Good. And if this angle of incidence is greater than the critical angle, then there will be total internal reflection. 100% light will be reflected back into the same medium. 100% बोल रहा हूँ बेटा, 100% का मतलब इसीलिए इसका नाम total internal reflection भी रखा गया है। And this is very useful phenomenon. ये बहुत ही यूजफुल फिनोमेनन भी होता है इन द फील्ड ऑफ मेडिकल की फील्ड में भी इसका आजकल काफी इंपॉर्टेंस है, कम्युनिकेशन में इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है, एज वेल एज सम नेचुरल फिनोमेनन आल्सो, कुछ नेचुरल फिनोमेनन है उसमें भी इसका काफी यूज होता है। आपको ये नोट कर लिया और ड्रॉ कर लिया, तो मैं आगे की बात करूं बेटा, आपने नोट कर लिया, ड्रॉ कर लिया? Yes, sir. ठीक, चलो अब हम आगे की बात करते हैं। तो इस पूरे इलस्ट्रेशन से, इस पूरी बात से हमें सबसे पहले इसके नीचे हम PIR भी लिख लेते हैं, PIR की भी डेफिनेशन लिख लेते हैं और फिर हम आगे बात करते हैं। PIR मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। So how we can define it? We can define it total internal reflection। इसमें आप लिखोगे when angle of incidence in denser medium becomes greater than the critical angle, becomes greater than the critical angle, 100% of light get reflected back into the same medium. This phenomenon is total internal reflection. So अगर कभी पूछा जाए what is the total internal reflection, then you will say that if the angle of incidence in the denser medium becomes greater than the critical angle, then 100% of light get reflected back into the same medium, means same denser medium, and that phenomenon is total internal reflection. I hope that you get it. ठीक है बेटा, समझ आएगी बात?
किसी को कहीं कोई दिक्कत हो तो बोल देना, पूछ लेना बेटा। कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। मेथड तो हम ऐसे ही इरेज लेंगे मत कि आप, करना अभी, हाँ बेटा, इरेज मत करना सर अभी। हाँ एक्सक्यूज मी सर, हाँ बेटा, तो टीआईआर की फुल फॉर्म क्या होती है? ये लिखा देखो। यस सर। ओके सो अब देखो बेटा, कभी कभी आपसे एग्जाम में ये पूछा जाता है कंडीशन, कंडीशन फॉर total internal reflection. What are the conditions for the total internal reflection? मतलब total internal reflection कब हो सकता है? तो इसकी कंडीशन क्या है बेटा? सबसे पहली कंडीशन तो ये है कि ray must travel from denser to rarer medium. ये तो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है बेटा कि अगर आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखना है तो लाइट रे को किधर से किधर ट्रेवल करना पड़ेगा? मस्ट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, डेंसर से रेयर मीडियम में इसको ट्रेवल करना पड़ेगा। और दूसरा बेटा, दूसरी कंडीशन क्या है? द सेकंड कंडीशन इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल ऑफ इंसिडेंस in denser medium must be greater than critical angle. ठीक है ना? एंगल ऑफ इंसिडेंस डेंसर मीडियम में वो क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल होना चाहिए। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट कंडीशन। अगर कभी आपसे पूछा जाए व्हाट आर द कंडीशन फॉर द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, आप बोलोगे कि द रे मस्ट ट्रेवल फ्रॉम द डेंसर टू रेयर मीडियम, फर्स्ट सिचुएशन, एंड सेकंड इज दैट द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम मस्ट बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है डेंसर मीडियम का वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए। आई होप दैट आपको समझ आ गई बात है। इस बात आपको समझ आ गया? यस ओके गुड। गुरलीन, आप आते साथ बैठ जाते हो। गुरलीन, मेधा भी बेटा आज आप लेट आए। Yes, sir. तन्वीर, तुम तक तो मेरी आवाज पहुंचती नहीं है ना? वीडियो भी वही सोलर सेंटर में ही। चलो बेटा, ये तो बात हुई टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता क्या है और उसकी कंडीशंस क्या है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सम प्रैक्टिकल कॉन्सिक्वेंसेस। सम प्रैक्टिकल कॉन्सिक्वेंसेस हम देखेंगे यहाँ पर कि नेचर में ऐसे कौन कौन से फिनोमेनन हैं जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर बेस्ड है। ठीक है, पहले नेचुरल फिनोमेनन की बात करते हैं। तो सबसे पहला जो फिनोमेनन है आजकल मोस्टली देखने को मिल रहा होगा, इट्स रेनबो। रेनबो फॉर्मेशन। जो रेनबो बनता है बेटा वो कैसे बनता है? सर वाइट लाइट से, व्हाइट लाइट की वजह से क्या होता है? होती है जब। देखो जब रेनबो बनता है ना तो उस रेनबो में दो फिनोमेनन इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें से एक फिनोमेनन मैंने अभी आपको समझाया है, एक फिनोमेनन अभी मैंने आपको बताया नहीं है। दो फिनोमेनन कौन कौन से हैं बेटा? एक तो होता है डिस्पर्जन ऑफ लाइट, मींस व्हेन व्हाइट लाइट पासेस थ्रू एनी मीडियम, किसी एक मीडियम से पास करता है तो वो अपने 7 कंस्टिट्यूएंट कलर्स में डिवाइड हो जाता है, जिसको आपने किस नाम से पढ़ा? वेक्यूर के नाम से पढ़ा है, राइट? That phenomenon is called the dispersion. We will discuss it about detail. आगे चल के हम इसको डिस्कस करेंगे डिस्पर्जन को। बट अभी आपको ये समझ लेना चाहिए कि जब लाइट किसी एक मीडियम से रेयर से डेंसर मीडियम या फिर डेंसर से रेयर में वापस आते हो क्या करता है? वो स्प्लिट हो जाता है अपने कंस्टेंट कलर्स में।
and that phenomenon is called dispersion of the light. ठीक है ना? और जो दूसरा phenomenon उसमें इन्वॉल्व होता है बेटा वो होता है total internal reflection. बारिश के बाद जो वाटर ड्रॉपलेट्स एटमॉस्फेयर में बच जाते हैं, उस वाटर ड्रॉपलेट्स के अंदर अगर लाइट का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है तब तो आपको रेनबो दिखाई पड़ेगा, अदरवाइज रेनबो आपको दिखाई नहीं पड़ेगा. अब जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है वो भी वहां पर दो तरह से, जब रेनबो बनता है ना तो रेनबो में हमेशा दो रेनबो एक साथ बनते हैं, एक सीधा सीधा बेबीग्योर और एक उल्टा उल्टा बेबीग्योर. दो रेनबो हमेशा एक साथ बनते हैं. ठीक है, उसमें क्या होता है, एक ऐसा रेनबो होता है जिसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन केवल एक बार होता है, वाटर ड्रॉपलेट्स के अंदर से लाइट का टीआईआर केवल एक बार होगा, उसके बाद वो बाहर निकल आएगा. लेकिन जो दूसरा वाला रेनबो है जो उल्टा बनता है उसमें क्या होता है, उसमें जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वाटर ड्रॉपलेट के अंदर लाइट का टीआईआर दो बार होता है. मतलब मान लीजिए अगर हमारे पास दो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, अभी मैं इसको ऐसे नॉर्मल एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बाकी जब मैं आपको डिस्पर्जन पढ़ा दूंगा तो एक बार फिर से इसको एक्सप्लेन करके आपको लिखवा दूंगा कि क्या होता है. ठीक है, अभी देखो यहाँ पर जैसे मान लो ये वाटर ड्रॉपलेट है, यहाँ पर आपका सन है, सन से लाइट यहाँ पर इंसिडेंट हुई. ठीक है ना, यूआर लाइट इस पर आई, आपको यहाँ पर एक नॉर्मल जरूरत थी, आपने एक नॉर्मल बनाया, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बेंड हो गया, एंड यहाँ पर हो गया टीआईआर और ये बाहर निकल गया. कुछ इस तरह से हुआ बेटा, तो एक जगह पर टीआईआर हो गया, तो इसकी वजह से सीधा सीधा रेनबो बनता है. क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर. ठीक है, तो एक बार अगर टीआईआर हुआ तो क्या होगा बेटा, जो रेनबो बनता है उसको बोलते हैं प्राइमरी रेनबो. प्राइमरी रेनबो बनता है. ठीक है ना, अब इसके बाद एक और रेनबो इसके साथ बनता है, उसमें क्या होता है, ये व्हाइट लाइट आती है यहाँ पर, ये हमने बनाया नॉर्मल, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, फिर यहाँ पर बनाया नॉर्मल, अब यहाँ पर हो गया टीआईआर, फिर यहाँ पर भी हो गया टीआईआर, और फिर ये यहाँ से वापस निकल गया. तो इस वाले में क्या हुआ बेटा, दो बार टीआईआर हुआ. ठीक है ना, एक टीआईआर यहाँ पर हुआ है और एक टीआईआर यहाँ पर हुआ है. ठीक है ना, अगर दो बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया तो सेकेंडरी रेनबो, एक बार हुआ तो प्राइमरी रेनबो, और जब कभी भी रेनबो का फॉर्मेशन होता है ये दोनों चीजें एक साथ होती है बेटा. इसी वजह से आपको एक्सक्यूज मी सर. हाँ बेटा, सर जो हम आजकल रेनबो देखते हैं तो वो प्राइमरी होता है? नहीं बेटा, दोनों एक साथ होते हैं. जब आप रेनबो को देखते हो तो उसके ऊपर साइड में और नीचे साइड में कलर सेम होते हैं, चाहे आप ऊपर से बीच की तरफ आओ चाहे आप नीचे से बीच की तरफ जाओ, कलर आपको सेम सेम दिखाई पड़ते हैं ना. ओके सर. ठीक है ना, तो दोनों रेनबो हमेशा एक साथ बनते हैं एक दूसरे के ऊपर, प्राइमरी और सेकेंडरी. सर हाँ बेटा बोलो. सर फर्स्ट वाले ड्रॉपलेट में एक ही बार क्यों हुआ टीआईआर? दिस इज द पॉसिबिलिटी. दो पॉसिबिलिटीज होती हैं जब वाटर ड्रॉपलेट्स बनते हैं एटमॉस्फेयर में, बच जाते हैं आफ्टर रेन, जो बच जाते हैं एटमॉस्फेयर. एक तो एटमॉस्फेयर पूरी तरह से क्लियर हो जाता है, क्रिस्टल क्लियर हो जाता है बेटा, एटमॉस्फेयर में किसी भी तरह का कोई पॉल्यूशन नहीं होता है. तो जो वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं वो वाटर ड्रॉपलेट्स बिल्कुल एकदम ट्रांसपेरेंट प्रिज्म के जैसे काम करती हैं. ठीक है ना, तो अब कुछ ड्रॉपलेट्स की साइज छोटी होगी, कुछ ड्रॉपलेट्स की साइज बड़ी होगी. ठीक है ना, तो इन दैट केस देयर इज द पॉसिबिलिटी फॉर these two things. The first one is 1 TIR, the second one is 2 TIR, और दोनों एक साथ ही होते हैं. ठीक है बेटा, you can say that. ये तो आपको समझाने के लिए आप ये बोल सकते हो, if refraction occurs odd number of times then you are going to get the primary rainbow. If the refraction occurs even number of times then you are going to get the secondary rainbow. ठीक है बेटा? यस सर. Okay, so this is what टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो मैं आपको बताना चाहता था. एक एग्जांपल इसमें मैंने आपको बताया, एक दो एग्जांपल इसके और हैं. एक दो एग्जांपल और कौन से हैं, किसी को याद है क्या, कोई बताएगा? एनी अदर फेनोमेनन बेस्ड ऑन टीआईआर? किसी को याद है? नहीं, चलो मैं एक दो फिनोमेना आपको बताता हूं जो कि आपको रीड करते हुए आना है. एक होता है बेटा मिराज इफेक्ट. ठीक है, मिराज इफेक्ट आपको करके आना है. एंड रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म, रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म होता है वो भी आपको पढ़ करके आना है.
ठीक है, ये दो फिनोमेना आपको पढ़ के आने हैं। नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टार्ट द लेंस, और मैं इस बोर्ड को उस तरह से कर दूंगा जिससे इसका रिफ्लेक्शन खत्म हो जाए। आज थोड़ा अजीब सा लग रहा है, ठीक है बेटा। तो मिराज पे सेकंड फिनोमेना कौन सा पढ़ना था? रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म, ये दोनों पढ़ करके आपको आना नहीं था। हाँ बेटा बोलो। सर सेकंड वाला फिनोमेनन कौन सा था? सेकंड वाला रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म। एक रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म होता है बेटा, जिसकी हेल्प से हम लोग जो इमेजेस बनती हैं इरेक्ट इमेज करने के लिए, वो जो हमारी इन्वर्टेड इमेज होती है उसको इरेक्ट करने के लिए, ठीक है ना। तो उसके बारे में पढ़ के हम कैसे ऑपरेट करता है। तो कल 10 से 15 मिनट हम लोग इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट द लेंस, ठीक है बेटा। और बाकी लोग बोलना शुरू करो भाई। आप पहले तो आप बोलते थे, अब तो एकदम शांत करते हो, ठीक है बेटा। चलिए फिर आज का अगर कोई डाउट तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज यू कैन लीव। Thank you, sir. थैंक यू Thank you, बेटा। sir. थैंक यू बेटा। थैंक यू सर। थैंक यू बेटा।